हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। भारतीय संविधान की मांग से निर्माण तक भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन को देखे थे और जो भी परिणाम आया था उस परिणाम से मुस्लिम लीग को निराश होना पड़ा था। जुलाई 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। अगस्त में परिणाम आ जाता है। 16 अगस्त 1946 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मनाए जाने की घोषणा की जाती है। सीधी कार्यवाही दिवस बाई मुस्लिम लीग। 16 अगस्त को ये घटना घटती है। इसके बाद भारत में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ना शुरू हो जाती हैं। 24 अगस्त को ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में अंतरिम सरकार के गठन की बात को कहा जाता है। अंतरिम सरकार के गठन की बात को कहा जाता है और 2 सितंबर को, देरी नहीं किया जा रहा है, बहुत जल्दी ही 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। इसमें लॉर्ड वेवल जो है वह पदेनाध्यक्ष है। JL नेहरू वाइस प्रेसिडेंट हैं और इसके अलावा 14 सदस्य उसमें हैं जिनको अलग अलग पद दिए जाते हैं, जैसे वल्लभ भाई पटेल भी हैं, राजेंद्र प्रसाद भी हैं, जोगेंद्रनाथ मंडल भी हैं। तो इस तरह से 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन कर दिया जाता है। इसमें मुस्लिम लीग जो है भाग नहीं लेती है। मुस्लिम लीग भाग लेने से इनकार कर देती है। लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। लेकिन इतिहासकारों का कहना यह है कि मुस्लिम लीग ने जानबूझ करके अपने दोयम दर्जे के नेताओं को सरकार में शामिल होने के लिए भेजा था। तो इस प्रकार अंतरिम सरकार में अब मुस्लिम लीग तो आ गई है, लेकिन उसका रवैया सहयोगात्मक नहीं है। और इन सब कारणों से BR अम्बेडकर ने कहा कि एक देश की सरकार को 2 लोग चला रहे हैं। तो इस प्रकार 26 अक्टूबर को ये घटना घटती है कि मुस्लिम लीग भी अंततः शामिल हो जाती है। इसके बाद नवंबर में कोई घटना नहीं घटती है। दिसंबर में 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है और इसमें भी मुस्लिम लीग के सदस्य भाग नहीं लेते हैं और इस प्रकार मुस्लिम लीग का विरोध जारी है। तो चलिए देखते हैं कि जो शुरुआत में बैठकें हुई हैं उसमें किसको क्या और क्यों निर्वाचित किया गया। इसमें लोगों की योग्यता का ध्यान तो जरूर रखा गया। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इनका संबंध बिहार के आरा जिले से है और गांधी जी से मात्र 3 साल छोटे थे। 6 मार्च 1950 को इनका देहांत हुआ। संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं और इसीलिए परंपरा का पालन करते हुए इनको संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया गया था। लेकिन लोग डर भी रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो अगले ठीक इसके 2 दिन बाद, मतलब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया जाता है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा। इनका भी संबंध बिहार से है। सिवान जिले में जीरादेई एक गांव है, उससे संबंध है। वैसे इनकी पीढ़ियां जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से भी संबंध रखती हैं। और 11 दिसंबर 1946 को ही उपाध्यक्ष
के पद पर H.C. मुखर्जी का चुनाव होता है। बाद में इनको वेस्ट बंगाल का गवर्नर भी घोषित किया जाता है। इसके बाद संविधान सभा के सलाहकार की भी नियुक्ति होती है। सलाहकार हैं B.N. राव, पूरा नाम इनका है बेनेगल नरसिंह राव। ये दरअसल बहुत काबिल हैं, संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं, लेकिन इनकी योग्यता का कद्र किया जा रहा है यहाँ। और ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश भी रह चुके हैं, बहुत बड़े कानूनविद हैं, जज हैं। तो इनकी प्रसिद्धि इनके काबिलियत की वजह से है, कानून के जानकार होने की वजह से है। इनको संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त कर दिया जाता है। इसके 2 दिन बाद, मतलब तीसरी बैठक कब होगी 2 दिन बाद? 13 दिसंबर 1946 को। और इस दिन OR ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव जो है JL नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को अंततः भारत के संविधान का प्रस्तावना बना लिया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव में भारत के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय आदि की चर्चा इसमें की गई थी। इसके प्रारूप को भी, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप को भी JL नेहरू द्वारा ही बनाया गया था। इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे, जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। OR को, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को। ये इतना टाइम जो लग रहा है बीच में, 13 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक, तो ये तो इससे पहले भी स्वीकार कर सकते थे, लेकिन मुस्लिम लीग का इंतजार हो रहा था। चाह रहे थे लोग कि मुस्लिम लीग भी आ जाए, लेकिन मुस्लिम लीग अभी आई नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसके पहले वाली क्लास में आपसे कहा गया था कि क्रोनोलॉजी समझिएगा। 9 दिसंबर 1946 भारत आज़ाद है? नहीं। 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, 22 जनवरी, अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है। और संविधान सभा का निर्माण कार्य पहली बैठक के दिन से ही शुरू हो जाता है। इसके बाद जो अगली घटना घटती है वो है 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना, इसको मनबाटन योजना भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके द्वारा जो प्रस्ताव पेश किए गए उसके आधार पर आप समझ जाएंगे। इसको बाल्कन प्लान के भी नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना में दरअसल बात यह होती है कि ये मान लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या के निराकरण के लिए इनका विभाजन जरूरी है। यह भी माना जाता है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यह भी माना जाता है कि जो देशी रियासतें हैं वो चाहे तो स्वतंत्र रहें और चाहे तो संघ में अपना विलय कर लें। और यह भी कहा जाता है कि बंगाल, पंजाब का भी विभाजन होगा, उत्तर पूर्वी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाएगा। माउंटबेटन योजना पर माना जाता है कि मुस्लिम लीग का प्रभाव था, क्योंकि आपने देखा कि इसके ठीक पहले 16 अगस्त को सीधी कार्रवाई दिवस जो मनाए जाने की बात मुस्लिम लीग द्वारा की गई, उसके बाद पूरे भारत भर में आंदोलन शुरू हो गया था। देश को आज़ाद कराने के लिए नहीं, अलग अलग रहने के लिए आंदोलन शुरू हो गया था। और यह आंदोलन इतना हिंसात्मक था कि लगभग पूरा भारत में तब पाकिस्तान भी था और बांग्लादेश भी था, पूरा भारत जो है जल रहा था। और माउंटबेटन ने ये बात कह करके, हो सकता है कि जो सांप्रदायिक हिंसा अपने चरम पर था उसको शांत करने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही हो, क्योंकि कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं। माउंटबेटन योजना में
अंततः ये देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव पूरी तरह से रख दी है। इसके बाद अगली जो घटना घटती है 22 जुलाई 1947। इस दिन जो है भारत का जो राष्ट्रीय झंडे का प्रारूप है उसके स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया, जो 2:3 के अनुपात में है। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ है, ध्यान रहे, अभी भारत को आज़ाद होना बाकी है। जुलाई 1947 चल रहा है। इसके बाद अगला महीना आएगा अगस्त। तो देखते हैं अगस्त में कौन सी घटनाएं घटती हैं और उसके बाद स्थितियां कैसे बनती हैं। 14-15 अगस्त को दो डोमिनियन का अलगाव हो जाता है। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को इंडिया और पाकिस्तान इनका विभाजन हो गया। 15 अगस्त की सुबह 11 बजे केंद्रीय असेंबली हॉल में जो है JL नेहरू के नेतृत्व में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है और जो संविधान सभा के सदस्य हैं वो अब मंत्रिमंडल में भी शामिल हो चुके हैं। इसके पहले 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जनगण मन गाया जाता है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसका भी गायन होता है और MS सुब्बुलक्ष्मी द्वारा इनका गायन होता है। MS सुब्बुलक्ष्मी को बाद में भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया और कर्नाटक का सर्वोच्च पुरस्कार कलानिधि सम्मान से भी इनको नवाजा गया। तो उन्होंने सबसे पहले केंद्रीय असेंबली हॉल में जो है 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को गायन किया। सुबह JL नेहरू के नेतृत्व में मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन इसके पहले संविधान सभा के सदस्यों का चयन हो चुका है, जिसमें 389 संविधान सभा के सदस्य निर्धारित थे। अब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए हैं तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घटेगी ही। इसके बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट करके 324 हो जाती है। इस दौरान एक घटना और चल रही होती है। जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग बढ़ जाते हैं तो देशी रियासतों के एकीकरण और विलय की भी घटना चल रही होती है। इस वजह से संविधान सभा के सदस्यों में लगातार परिवर्तन हो रहा है। इसलिए कहीं कहीं आपको 299 भी दिखाई देगा। 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी, तो 299 भी दिखाया जाता है। लेकिन इन परिवर्तनों के साथ विभाजन के बाद नवंबर 1948 तक संविधान सभा के सदस्यों की कुल 324 संख्या रह गई थी, जो कि पहले कितनी थी, 389। इस 324 सदस्यों में से प्रांतों से कुल 232 संविधान सभा के सदस्य थे और 92 रियासतों से थे। अब स्थिति सामान्य हो चुकी है, लेकिन आना जाना पलायन की स्थिति तो जारी है, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका है। जिनको पाकिस्तान में रहना हो पाकिस्तान में चले जाएं, जिनको हिंदुस्तान में रहना हो हिंदुस्तान में चले आएं। जनता थोड़ी चाहती रही होगी कि हम पाकिस्तान में जाएं, हिंदुस्तान में आएँ। ये हमारे हो सकता है कि जो राजनेता हैं उनकी वजह से जनता को जाना पड़ा। खैर, आप इन सब घटनाओं से परिचित हैं। गदर एक प्रेम कथा आपने देखा होगा, तो ये सब घटना आप याद कर सकते हैं इस दौरान। ठीक है, तो 324 सदस्यों में से 232 प्रांतों से थे। अब 92 सदस्य ही रियासतों से रह गए थे। अगर इन प्रांतों की हम बात करें कि इसमें कितने सामान्य सीटें थी, तो सामान्य सीटों की संख्या 197 थी। इसमें कुल मुसलमान कितने रह गए थे, उनकी संख्या जो है 31 है, और सिख जो हैं उनकी संख्या 4 है। और इस प्रकार आप देखेंगे तो ये 232 हो जाएगा। 7 1 8 4 12, 9 3 12 1 13, 1 1 2, 232। तो इस प्रकार संविधान सभा के सदस्यों में सामान्य, मुसलमान और सिखों का
डिवीजन है। अगर हम 324 में ये देखने की कोशिश करें, अक्सर लोग इस पे बात करते हैं या वो जानना चाहते हैं कि संविधान सभा में किस वर्ग के लोगों का कितना प्रतिनिधित्व था, तो इसके संदर्भ में आप ये देखिए 324 सदस्यों में से कुल 83% हिंदू थे। इसका मतलब 17% में सारे थे, 83% हिंदू थे। और इस 83% में अगर देखा जाए तो 45% ब्राह्मण, 45% ब्राह्मण, 13% कायस्थ, जिनका संबंध जो है ये डॉक्टर थे और वकील, इस पेशे से जुड़े हुए थे। ब्राह्मण वर्ग के जो 45% सदस्य थे ये जमींदार थे और इससे जुड़े हुए थे। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 10% इसमें बनिया या मारवाड़ी वर्ग आता है, इनकी संख्या जो है 10% थी। इसके बाद 6% जो है राजपूत थे और इनका भी संबंध जमींदारी से था, इस वर्ग से जुड़े हुए थे। इस प्रकार अगर हम टोटल को देखें 5 3 8 8 6 14 4 2 6 1 7, तो 74% लोग जो है प्रभु वर्ग से थे। प्रभु वर्ग का मतलब उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले थे। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि और किसका कितना योगदान था, तो 18% इसमें मराठा और पाटीदार थे। मराठा और पाटीदार और दक्षिण भारत के गैर ब्राह्मण थे। इसके बाद 6% के आसपास इसमें जो है एससी और एसटी वर्ग के लोग थे। अब इसको अगर काउंट किया जाए तो 8 4 12 और 12 6 18, 7 1 8 1 9, ये लगभग 98% हो गया। 2% में अदर लोग थे। इस प्रकार 324 का डिवीजन होता है। आपने देखा कि मुसलमानों का भी भागीदारी है, सिखों की भी भागीदारी है। पारसी समुदाय जो उस समय सबसे छोटा था, पीएच मोदी प्रतिनिधित्व कर रहे थे इनका संविधान सभा में। और एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व जो है फ्रैंक एंथोनी द्वारा किया जा रहा था। और इसी प्रकार अन्य संगठन और संस्थान के लोग भी संविधान सभा में थे, जैसे डिप्रेस्ड क्लास के लोग भी थे, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस के भी लोग थे। इसके अलावा जो है ऑल इंडिया होल्डर्स कॉन्फ्रेंस, लिबरल फेडरेशन फ्रंट के भी लोग थे। और अंततः ये जो रियासतों के लोग थे ये पीपुल्स स्टेट्स से जुड़े हुए थे जो कांग्रेस से संबद्ध थी। इस प्रकार आप देख रहे होंगे कि संविधान सभा में वाकई में कांग्रेस का बहुमत है। और यही कारण था कि ग्रेनिल ऑस्टिन ने क्या कहा था कि संविधान सभा भारत है और भारत कांग्रेस। तो इस तरह से उनको कहना पड़ा था इन वजहों से। आगे अगर हम लोग देखें तो इस पर भारतीय संविधान पर और किस वर्ग का प्रभाव पड़ रहा था, ये आज इसलिए बातें हो रही हैं कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि संविधान सभा में जो वर्ग था वो भारत के बहुराष्ट्रीय चरित्र को प्रदर्शित नहीं करता है।
तो आप इससे समझ पाएंगे आसानी से कि वह बहुराष्ट्रीय चरित्र का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा एक संदर्भ और आता है जिसमें हम देखें कि भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य हैं उन पर प्रभाव किसका और कैसे था। तो उन लोगों का प्रभाव ज़्यादा था जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, और यह 20 प्रमुख लोगों में भी शामिल हैं। जो संविधान सभा की अगर बात की जाए कि 20 प्रमुख लोग कौन कौन से हैं, तो उसमें ज़्यादातर लोग जो है अंग्रेजी शिक्षा धारित किए हुए थे, ग्रेजुएट तो सब थे ही, और यह पश्चिमी परंपरा और पश्चिम का लोकतंत्र और अमेरिकी देश में जो लोकतंत्र था खासतौर पर यूएसए, और उसमें स्वतंत्रता और समानता आदि जो बातें थी, उससे ये लोग प्रेरित तो थे ही। अब हम विचारधारा की बात करें तो किस विचारधारा का कितना प्रभाव पड़ा था और कितने लोग थे। गांधीवादी विचारधारा के लोग तो संविधान सभा के सदस्य थे ही, इनकी संख्या सर्वाधिक थी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो समाजवादी विचारधारा के लोग भी थे। जेएल नेहरू इसके सबसे बड़े पुरोधा थे। साम्यवादियों की अगर हम बात करें तो साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव था। नेहरू खुद ही इस विचारधारा को, क्योंकि समाजवादी विचारधारा अंततः साम्यवादी विचारधारा पर ही जाकर के रुकती है, और वैसे भी जेएल नेहरू बहुलवादी माने जाते हैं और लास्की से भी प्रेरित थे, तो इस वजह से जो है समाजवाद इनके अंदर था। लेकिन जो साम्यवादी वर्ग के लोग थे इनका प्रभाव था, लेकिन डायरेक्ट ये अपने आप को कम्युनिस्ट नहीं बोल सकते थे, न इनके सदस्यों की संख्या संविधान सभा में थी, और थी भी तो एक सदस्य थे, लेकिन वो भी विभाजन से पूर्व थे। जब भारत का विभाजन हो गया तो एक सदस्य जो साम्यवादियों की थी वह भी खत्म हो गई, वो पाकिस्तान में चला गया। समाजवादी विचारधारा और ये साम्यवादी विचारधारा के लोग प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे, लेकिन इस पार्टी के तौर पर या समाजवादियों का बहुमत तो नहीं था, क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी शुरू में जो समाजवादी विचारधारा के पुरोधा माने जाते हैं जयप्रकाश नारायण, यह संविधान सभा के सदस्य बनने से इनकार कर देते हैं। रीजन इनका यही था कि कैबिनेट मिशन का जो फार्मूला है, उस फार्मूले के तहत संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया है, जो कि वाजिब नहीं है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, सार्वभौमिक मताधिकार की व्यवस्था तो थी ही नहीं, तो और कई कारण थे जिस वजह से उन्होंने संविधान सभा का सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। लेकिन 1948 तक आते आते बदलते हुए परिवेश में उन्होंने सोचा कि संविधान सभा के सदस्य के रूप में हम लोगों को भी या समाजवादियों को भी होना चाहिए। तो उन्होंने जेएल नेहरू को एक पत्र लिखा। जेएल नेहरू ने पत्र में सकारात्मक जवाब दिया। उसमें उन्होंने लिखा था कि बदलते हुए परिवेश में हम चाहते हैं कि हमें भी संविधान सभा के सदस्य के रूप में नामित किया जाए, लेकिन जेएल नेहरू द्वारा यह उत्तर दिया जाता है कि सीटें अभी खाली नहीं है, और इस प्रकार समाजवादियों का पैनल के तहत अगर देखा जाए तो कोई सदस्य नहीं था। और यही कारण था कि जेपी नाराज हो गए और 1948 में सोशलिस्ट पार्टी का उन्होंने गठन भी किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समाजवादी विचारधारा का प्रभाव नहीं था, क्योंकि हम पहले भी गए कि जेएल नेहरू खुद ही समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, खास तौर पर फेबियन समाजवाद। तो इस तरह से समाजवाद का उसमें बहुमत था, लेकिन समाजवादी पार्टी के तौर पर कोई नहीं था। अगली हम बात करें और देखें तो दक्षिण पंथियों का भी इसमें प्रभाव था। दक्षिण पंथियों का प्रभाव सरदार वल्लभ भाई पटेल की वजह से था। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद ही जमींदार वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे, और इनका मानना था कि भारत में एक उदार व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए, और श्रमिकों के आंदोलन जो हैं वो बहुत अधिक नहीं चलने चाहिए। श्रमिकों के जो बौद्धिक वर्ग है और जो पूंजीवादी है उसके लिए प्रक्रिया, मतलब जो उदारवादी तंत्र में पाया जाता है, उसके पोषण थे। और दक्षिणपंथी इसलिए भी कि कुछ चीज़ों को ये बनाए रखना चाहते थे। तो दक्षिणपंथी विचारधारा का भी पोषण करने वाले लोग थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो समर्थक थे वो दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
तो भारतीय संविधान सभा के जो सदस्य अभी बचे हुए हैं उन पे गांधीवादी विचारधारा का भी प्रभाव है, समाजवादी का भी है। साम्यवादी डायरेक्ट उसमें शामिल नहीं है, लेकिन समाजवादी अगर हैं तो साम्यवादी विचारधारा उसमें जरूर होगी। दक्षिणपंथी विचारधारा के सबसे बड़े पुरोधा पटेल जी थे और इनकी वजह से संविधान सभा में इनका भी बहुमत था। और माना यह जाता है कि जो संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे उसमें ज़्यादातर लोगों का संबंध जो है उच्च वर्ग से के साथ साथ जमींदारी से या उनकी एजुकेशन आदि जो है ऐसी थी कि वो पश्चिम से प्रेरित थे और पश्चिम का लोकतंत्र और ग्लैमर उन्हें काफ़ी हद तक प्रभावित करता था। तो उस समय जो यूएसए उदारवादी लोकतांत्रिक देश था उसमें पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो ऐसी भी कुछ व्यवस्थाएं चाहिए। और इसमें दक्षिणपंथी जो थे इसलिए भी कि जो राष्ट्र का एकीकरण किया गया था उसके लिए उन्हें लौह पुरुष भी कहा गया। तो नहीं चाहते थे कि राष्ट्र का डिवीजन हो और अब राष्ट्र किसी भी हाल में कमज़ोर हो जाए, जैसा कि दक्षिणपंथी सोचते हैं। और हर बात में राष्ट्रवाद उनका सबसे बड़ा फेमस वो होता है कि राष्ट्रवाद को खतरा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार भारतीय संविधान पर इन विचारधाराओं का भी काफ़ी हद तक प्रभाव पड़ा। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें भारतीय संविधान की जो स्थिति है वो किस प्रकार परिवर्तित होती है। जैसे कि आपने देखा कि प्रभु वर्ग का उसमें बहुमत है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि ऐसी कोई बात उन लोगों ने संविधान में रखी जिससे जो कमज़ोर हैं या जो दलित हैं, श्रमिक वर्ग से संबंध रखते हैं, उनके हितों का पोषण ना हो सके। ऐसा नहीं था। हमारा संविधान अगर देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी उदार है, लेकिन अगर हम आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देखें तो उसमें थोड़ा सा उसका दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है, क्योंकि जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका ये दबाव था, ऐसा दबाव था कि संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार में ही रखा जाए, और संपत्ति का अधिकार अगर मौलिक अधिकार में होगा तो जो कमज़ोर वर्ग के लिए डीपीएसपी में प्रावधान किए गए हैं उसे लागू करने में समस्या आएगी। तो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में थोड़ा सा संविधान शुरुआती चरण में संकुचित था। आज की तारीख में तो खैर संकुचित उसे नहीं माना जा सकता, क्योंकि अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अध्याय से निकाला भी जा चुका है 44वें अमेंडमेंट के बाद। तो अब संपत्ति का अधिकार उससे, लेकिन उस दौरान इस प्रभाव के वजह से संपत्ति के अधिकार को रखा गया था। भारत आज़ाद हुआ तो राष्ट्रीय क्रांति जो की जा रही थी कि भारत को आज़ाद कराना है, वो मकसद तो पूरा हो गया, लेकिन इसके बाद शुरू होनी थी सामाजिक और आर्थिक क्रांति। सामाजिक और आर्थिक क्रांति संविधान के माध्यम से ही की जा सकती थी और इसका इंतजाम संविधान के अलग अलग भागों में व्यवस्थित है। खास तौर पर अगर देखा जाए तो डीपीएसपी के अध्याय में, नीति निषेध तत्वों के अध्याय में इसका बहुत ही मतलब व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया गया है। और इस बात पर भी काफ़ी विवाद होता रहा कि डीपीएसपी में जो बातें रखी गई हैं वह एक मजबूत राष्ट्र की संकल्पना में बाधा उत्पन्न करेंगी। खासतौर पर दक्षिणपंथियों द्वारा ये बात कही जा रही थी, क्योंकि राज्य कोई जो है संघ पर नियंत्रण लगा पाएगा इस वजह से और उसे निर्देशित कर पाएगा। तो इस पे अलग अलग लोगों के विचार भी थे, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये मानना पड़ेगा कि संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो अलग अलग वर्ग से तो जुड़े हुए हैं ही, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है ही। कुछ लोग इस बात को आलोचना के तौर पे कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा में ब्राह्मणों का बहुत अधिक बहुमत था, इसलिए संविधान हमारा वैसा नहीं बना जैसा बनना चाहिए, और इसलिए अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अगर इस संविधान को जलाने की बात आएगी तो सबसे पहले मैं ही जलाने वाला होऊंगा। अब इस बात को आप अपने नज़रिए से देखते हैं तो ऐसा कहा जा सकता है, कुछ चीज़ें तो आप अज्यूम कर ही सकते हैं। जैसे ज़रा सोचिए कि अगर आपके ऊपर या किसी के ऊपर ऐसी जिम्मेदारी अगर दे ही दी जाए कि आपके द्वारा बनाया गया कोई भी कानून आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा, इसके अलावा जो कमी अगर इसके अलावा अगर कोई आप कमी छोड़ते हैं अगर अच्छा बनाने में, तो जैसी स्थिति पहले थी, मतलब जैसे भारत गुलाम था, तो उस गुलाम भारत में स्थिति लोगों की क्या होती है, वैसी यातनाएं या वैसी समस्याओं का सामना आपके आने वाली पीढ़ियों के ऊपर हो सकता है। तो नो डाउट बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां इंसान को अच्छी स्थिति या अच्छा करने के लिए प्रेरित कर देती हैं। संविधान सभा के सदस्य किसी भी प्रावधान को मतलब वोटिंग करके तो नहीं रखे, लेकिन उसे सर्वसम्मति से ही रखा गया। आज की तरह कम से कम देखा जाए आज और तब के संविधान सभा के सदस्यों की, आज जैसे संसद में जो सदस्य हैं या विधायिकाओं में हैं
तो उनके मुकाबले अगर देखा जाए तो संविधान सभा के सदस्य काफ़ी पढ़े लिखे थे, कम से कम इंग्लिश तो सबको आती थी, और उसमें भी काफ़ी हद तक लोग विदेशों से शिक्षा प्राप्त करके आए थे। उनके ऊपर अपने देश का प्रभाव तो था ही, लेकिन आप जिस तरीके से सोचना चाहें कि नहीं उनके अंदर अगर इस जाति का है तो इसका प्रभाव पड़ा होगा, उसका प्रभाव पड़ा होगा, इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि संविधान सभा में जिस भी विषय पर बहस होती थी उसको सब लोग सुनते थे, और फिर इसके बाद उसमें अगर कोई दिक्कत आती थी या लोगों के तर्क के माध्यम से पता चलता था कि ये बात नहीं सही है, ये बात सही है, तो इस तरह से करके एकदम सर्वसम्मति ही लगभग हो जाती थी। तो संविधान को इस तरह से क्रिएट किया गया। भले ही इसमें अलग अलग वर्ग से लोग संबंधित थे, लेकिन ये नहीं देखने को मिला कहीं पर भी कि इसमें उनकी जाति का, उनकी धर्म का कोई असर हो। अब सिखों की संख्या जैसा कि आपने देखा मात्र 4 थी, मुस्लिमों की संख्या मात्र 31 थी बाद में, आज़ादी के बाद जो संविधान सभा गठित हुई थी उसमें। लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए, दलितों के लिए भी पूरे इंतजाम किए गए, हर वर्ग के लिए इंतजाम अगर देखा जाए तो किए गए। संविधान में ऐसी भी व्यवस्थाएं छोड़ी गई कि भविष्य में कोई वर्ग अगर पिछड़ा है तो राज्य चाहेगा तो उसको ऊपर उठा सकता है, ये उसका हक होगा। तो संविधान के बारे में जो इस तरह की बातें करते हैं तो ये बात बिल्कुल कोरी और निराधार है। तो इस प्रकार संविधान सभा का हमारा गठन हो गया, और 24 जनवरी 1950 तक हमारे संविधान की सभा की जो बैठकें हैं वो अंतिम बैठक जो 24 जनवरी 1950 को होती है, जो 12वीं बैठक है, और उसके ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू कर दिया जाता है। तो इस दौरान तक अभी भारत को पूर्णतः आज़ाद आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 तक भारत को ब्रिटिश सरकार के एक औपनिवेशिक राष्ट्र का दर्जा प्राप्त था। और यही कारण था कि जब संविधान सभा के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया गया तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो है भारतीय संविधान की शपथ नहीं लेते हैं बल्कि ब्रिटिश महारानी की लेते हैं। तो खैर इसके बाद की जो प्रक्रिया है कि संविधान कैसे बना और उसमें कितने भाग हैं उसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को विराम दिया जाता है। और आप अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगली क्लास हम लोग जल्दी ही लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। आप पहला पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।